बाबा तेजस्वी ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है, माफ कीजिएगा इंडिया गठबंधन का साथ। उन्होंने कहा है कि यह गठबंधन तो केवल लोकसभा चुनाव तक ही था। देखिए, संकेत है। हाँ। और इस संकेत की भाषा में अगर आप जो इस देश के एग्जामिनर थे वो पूरा नंबर नहीं दे पाए, बहुत कड़ाई से कॉपी जाती हुई। जनता स्वच्छ मोदी कहीं ना कहीं इस बार इनके साथ एक स्थिति पैदा हुई। अब ये सारी परिस्थितियां जो हैं कहीं ना कहीं इस नोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, चर्चा गरम लेकर फिर से हम आपके सामने मौजूद हैं। दिन भर की कौन सी वो चर्चा है जो सबसे हॉट रहने वाली है, वो चर्चा जो केवल दिन भर ही नहीं बल्कि पूरा ये वीक आपको ये दिखाई देगा। इस पूरे सप्ताह में इस चर्चा की गूंज दिखाई देगी। जी हाँ, एक ऐसी खबर हम आपके सामने आज लेकर आए हैं जिससे ये साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार की चुप्पी और उसके बाद अचानक बड़ी टिप्पणी क्या कहलाती है। तेजस्वी यादव का जो कल बयान आया है, बक्सर गए हुए थे तेजस्वी यादव और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सारण पहुंचे हुए थे। दोनों ही भोजपुरी क्षेत्र में थे, दोनों की दूरी भी बहुत थी, लेकिन दोनों ही ने एक दूसरे को मैसेज भेज दिया है। बिहार की राजनीति में बहुत बड़ी भूचाल की संकेत देखने को मिल रहे हैं। हालांकि उसे पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं ने इस प्रकार समेट के रखा है ताकि किसी को हाथों हाथ, किसी को कानों कान पता न चले, लेकिन बाबा उस चीज को ढूंढ लिए हैं और डिकोड करके आपको एक एक चीज बताने वाले हैं। सीधे बाबा को बुलाते हैं और उससे पहले एक बार हम टाइटल भी आपको दिखा देना चाहते हैं। तेजस्वी ने भी छोड़ा इंडिया गठबंधन। जी हाँ, इंडिया गठबंधन। आप देख रहे हैं कि दिल्ली चुनाव से पहले क्या हाल होने वाला है। सब दल इंडिया गठबंधन से एक एक कर पाला छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि अब तेजस्वी यादव ने जब इंडिया गठबंधन छोड़ा है तो क्या बिहार में कांग्रेस ने जो हठधर्मिता की थी वो हठधर्मिता कहीं ना कहीं उसे बहुत भारी पड़ने वाला है। सीधे बाबा को बुलाते हैं और चर्चा करते हैं। बाबा, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, तेजस्वी ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है, माफ कीजिएगा इंडिया गठबंधन का साथ। उन्होंने कहा है कि यह गठबंधन तो केवल लोकसभा चुनाव तक ही था। देखिए, ये संकेत है। हाँ। और इस संकेत की भाषा में अगर आप याद कर लीजिए, एक सप्ताह पहले जो हम लोग खबर करते आ रहे हैं उसमें हमने बताया भी था कि जब नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, दिल्ली से लौट करके आए, उसके बाद से एक चर्चा बहुत तेज हुई थी। उसके बाद आपने देखा होगा कि इनका भी बयान जो है वो बदल गया था। तेजस्वी यादव ने अचानक से नो एंट्री का बोर्ड भी लगा दिया था। ये सभी बातें आपको सुनने को मिली हो। यानी कि सीधी तौर पे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को एक डर हो गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको छोड़ करके बाकी के लोग इंडिया गठबंधन को एक तरफ कर लेंगे और हम अकेले पड़ जाएंगे। ये परिस्थितियां इसलिए बन रही हैं कि तेजस्वी यादव की लेगेसी जो है ना और लालू प्रसाद का डोमिनेटिंग जो स्वभाव है उससे लोग परेशान हैं। अच्छा। एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर के लोग संशय में रहते हैं कि नीतीश कुमार कब किधर चले जाएंगे। एक ये बात होती है, लेकिन नीतीश कुमार जिधर रहते हैं उधर जीत की गारंटी भी मानी जाती है। ये भी बात आप जानते हैं। तो सबसे पहले तेजस्वी यादव के इस बयान के पीछे का कारण आप वहां लेके चलिए, लेकिन ये इनिशियल है। अच्छा। इसके पीछे की बात जो है वो हम आपको बाद में बताएंगे कि वो क्यों कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन छोड़ेंगे, इसके पीछे की कहानी क्या है। लेकिन उसके बाद सीएम नीतीश की एनडीए से विदाई वाली बात करते हैं। देखिए, कल हम जब पंचनामा कर रहे थे तो पंचनामा में हमने एक बड़ी सारगर्भित विषय को उठाया था। ये विषय था कि क्या बिहार तक ही इस देश की राजनीति सीमित है या बिहार जितना डोमिनेट करता है इस देश की राजनीति को, क्या वही राजनीति है? क्या बार बार बिहार ही जी देश की राजनीति में जो उथल पुथल खलबली मचेगी उसका जिम्मेवार होगा या देश की राजनीति कहीं और शिफ्ट होगी? जी 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 ये हाँ, ये बड़ा विषय उठाया था आपने। इस विषय को लेकर के आप एक बात समझ लीजिए कि अब तक नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल से ज्यादा, मतलब लगभग 3.5 दशक से ज्यादा, जो 15 साल उनका और 20 साल इनका होने जा रहा है,
इस 35 सालों में जिस तरह से नीतीश कुमार ने इस बिहार की राजनीति को चलाया है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। 1990 में जब लालू प्रसाद पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, उसमें भी भूमिका रही, उसमें इनकी भूमिका थी, बहुत बड़ी भूमिका। उसके बाद 3-4 साल जो एक साथ रहे दोनों, उसमें सलाहकार के रूप में लालू प्रसाद के वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में थे। इसके बाद जब उनसे अलग हुए, उसके बाद भी उन्होंने डोमिनेट किया बिहार की राजनीति को, और केंद्र में जब रहे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हो या जिसकी भी सरकार रही हो, नीतीश कुमार ने उसको डोमिनेट किया है। क्योंकि एनडीए गठबंधन के कर्ता धर्ता के रूप में यही रहते थे, चाहे कोई भी रहे इनकी पार्टी की तरफ से उसका संयोजक। पहले आपने देखा कि जॉर्ज फर्नांडिस रहे, उसके बाद शरद यादव रहे, लेकिन उसको डील जो है वो नीतीश कुमार ही किया करते थे। अब इस सारी परिस्थितियों को सागर एक तरह से देखिए आप, तो वर्तमान स्थिति जो बनी है उसमें नीतीश कुमार का एक बड़ा कद बढ़ा है। एक तरफ जहां बिहार में वो मजबूर हैं भारतीय जनता पार्टी या किसी और के सहारे सरकार चलाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ एक और महत्वपूर्ण बात है कि केंद्र की राजनीति में नीतीश कुमार की डोमिनेटिंग वाली स्थिति आई है। हाँ बिल्कुल, डिपेंडेंट हुई है भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर। और शुरू से ही आपने सुना होगा कि बैसाखी की बात हो रही है, नीतीश कुमार हट जाएंगे तो क्या हो रहा है, नीतीश कुमार हटेंगे तो उनके साथ कौन कौन हटेंगे, ये सारी परिस्थितियां। और इसके साथ साथ जो पिछले 10 साल से आप देख रहे हो लगातार भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, उसमें बहुत अंतर आया है। पिछले 10 साल भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे और जो उसके कार्य हुआ करते थे उसको आराम से कर रही थी, जो भी बिल पास कराने थे वो आराम से पास हो रहे थे। लेकिन अब वो परिस्थिति नहीं रह गई है। अब भारतीय जनता पार्टी को हर बात के लिए एक हर्डल ऑब्स्ट्रक्शन का सामना करना पड़ रहा है, और उसके साथ साथ बहुत सारे बिल को ठंडे बस्ते में भी डालना पड़ रहा है। कल ही जेपीसी की बैठक भी हुई है, उसमें हंगामा हुआ है। एक ये बात हो गई। दूसरी बात कि बार बार ये नरेंद्र मोदी की सरकार रहेगी जाएगी, रहेगी जाएगी, ये स्थिति हो गई है। तो ये स्थिति पैदा हुई है, तो इस स्थिति से निपटने के लिए आप जानते हैं जब समस्या आती है तो समाधान भी लोग खोजने लगते हैं। और ये भी हमारे बुजुर्गों ने खासकर जब इनको समस्या आती है तो ये तो पूरा परेशान हो जाता है। बिल्कुल, ये हमारे बुजुर्गों ने कहा भी है कि समस्या अपने साथ समाधान लेकर के आती है, बस आपको खोजने की जरूरत है, आवश्यकता है। इस देश में 543 सीटों वाली लोकसभा है, जिसमें 272 सीट आपको चाहिए सरकार चलाने की, बनाने के लिए। अब तक जो 2 चुनाव हुए थे, 2024 से पहले जो 2 चुनाव हुए थे, उस दोनों चुनाव में 272 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर लेकर बहुत वाली सरकार थी। इसलिए इसको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं, उस मोड में सरकार चलाते थे जी। लेकिन दोनों सरकार में एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपको याद है, जब 2017 में भी नीतीश कुमार गए, देखिए बहुत बारीक बात है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जी। जब 2017 में नीतीश कुमार गए, 2014 में तो वो अलग थे, वो अलग लड़े थे, लेकिन 2017 में गए तो इनके पास इनके 4, माफ कीजिएगा 2, इनके 2 सांसद थे, लेकिन उन सांसदों को इन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया, बाहर से समर्थन क्यों नहीं कराया, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण था। जी बाबा, कारण तो था कि नीतीश कुमार को यह समझ में आ रहा था कि मंत्रिमंडल में शामिल होंगे तो हमको नीतीश के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने बार बार जाके झुकना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी को बिहार गिफ्ट में दे करके यहाँ बड़े भाई की भूमिका में आ गए, जो कि महागठबंधन में ही नंबर 2 पे थे। एनडीए में स्विच करने के बाद बड़े भाई आ गए। ये 4 कारण थे जिस कारण से नीतीश कुमार ने स्विच किया अपने आप को। दूसरा, लालू प्रसाद का जो प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था, इससे भी इनको निपटना था कि लालू प्रसाद कहीं इतना बड़ा ना हो जाए कि जिससे कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार को ही परेशानी हो जाए। इसलिए लालू प्रसाद को उतना ही तक जीवित रखने की जरूरत थी जितना वो नीतीश कुमार के लिए फायदेमंद हो। नीतीश कुमार के लिए जैसे घाटे का सौदा हो जाता है, कभी कभी आप देखे होंगे कि कोई पेड़ जब बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाता है और आपको छाया करने लगता है आपके ऊपर, तो आप उसको छांटते हैं। उसी तरह से नीतीश कुमार समय समय पर छांटते रहे। इन सारी परिस्थितियों को अगर घुमा करके लेकर के 2024 में चले आए, तो यहां आकर के ये लाख चाह करके भी एंटी इनकम्बेंसी थी, बहुत सारी बातें थी। एक भरोसा था कि राम मंदिर हमने रामलला का स्थापना करवाया है तो लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, वो नहीं एक्सिक्यूट हुआ।
हाँ होता है, अक्सर होता है कि आप परीक्षा में बहुत सारी चीजें लिख करके आते हैं, कभी कभी एग्जामिनर भी आपको अंक बैठाने में कभी कभी कोताही कर देता है। तो वही हुआ कि जो इस देश के एग्जामिनर थे वो पूरा नंबर नहीं दे पाए, बहुत कड़ाई से कॉपी जाती हुई। जनता मोदी के जो वोटर से सॉफ्ट हो गए थे, तो बार वाले ना नहीं, सबको ये है। अब जैसे अब सिंपल सी बात है कि हम दोनों जानते हैं कि हमारे यहाँ 10 बजे घंटी टिपेंगे तो मोटर चलने लगेगा, पानी भरेगा, तो हम तो जान ही रहे, आप भी जान रहे हैं, तो हम इस इंतजार में है तो सागर बाबू तो टिप ही देंगे घंटी, इसलिए हम भी छोड़ दिए, आप भी छोड़ दिए। आप सोचिएगा बाबा तो टिप ही देंगे। यही कारण है, और इस कारण को लेकर के कहीं ना कहीं इस बार इनके साथ एक स्थिति पैदा हुई। अब ये सारी परिस्थितियां जो हैं कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि अब आने वाली स्थिति क्या होगी, और ये जो टेंशन में है इनके साथ बहुत बड़ा अभी पड़ा हुआ, अभी तो ये मात्र 7 से 8 महीना हुआ। बिल्कुल हुआ। इस 7-8 महीने में जब इतनी परेशानी हो गई, बार बार ये माने पेंडुलम की तरह हिल रहे हैं कि अब सरकार गिरी तब सरकार गिरी, नीतीश की तरफ भाग जाएंगे, नायडू को लेकर भाग जाएंगे, टेंशन फ्री नहीं है। आज जो हम खबर कर रहे हैं उसके ठीक 12 घंटा पहले नरेंद्र मोदी अमित शाह के पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बन करके एक अघोषित सा, आप देखे होइएगा कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस था। ये चाहते थे कि सॉफ्ट तरीके से किसी तरह सरकार चलाई जाए, और इनका कहना है कि कब तक घुट घुट के जिया जाएगा। थोड़ा स्पष्टवादिता। हमारे यहाँ भोजपुरी में कहते हैं ना कि भर मांगे सेन उड़ना तो फट देनी राण। इनका शैली यही है कि अगर सरकार में है तो पूरी मजबूती के साथ रहेंगे, जो हमने ला दिया एजेंडा वो एजेंडा पास होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई समस्या नहीं होना चाहिए, उसके लिए बाय हुक एंड क्रूक। अब ऐसी स्थिति में इनके एजेंडे का पर काम शुरू हो चुका है। आपको याद होगा कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक बात जो रखी है, नीतीश कुमार को याद दिला दिया है कि 2025 के चुनाव के बाद हम लोग तय कर लेंगे मुख्यमंत्री। और ये याद दिलाने के पीछे कारण क्या था कि अभी अभी नीतीश कुमार का ही एक एजेंडा बहुत तेजी से महाराष्ट्र में चला। महाराष्ट्र में नीतीश एजेंडे पर सरकार बनाई जाए खूब चला है। लेकिन अब उन सारी चीजों से, उस सारे लेगेसीज को धीरे धीरे समाप्त करने का काम जो है अमित शाह करते जा रहे हैं, क्योंकि 2029 का चुनाव आने वाला है। अब ये क्या किए कि इन्होंने एक नई स्थिति पैदा करी, और ये आंध्र प्रदेश गए थे कल। आंध्र प्रदेश जाने के बाद आंध्र प्रदेश में इन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास किया है, उद्घाटन किया है। इसमें जो 2 लाख करोड़ की योजनाओं का एक लिस्ट है, जिससे इन्होंने एक नारा भी दिया है नरेंद्र मोदी ने कि स्वर्ण आंध्र 2047 तक, यानी स्वर्णिम काल होगा आंध्र प्रदेश का 2047 तक। और 2047 तक भारत को भी, आपको पता ही हो, सबसे विकसित राष्ट्र में शामिल करने की बात तो रही थी, और भी बहुत सारी बातें हैं, सारी योजनाएं हैं। तो उसे योजनाओं को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं ताकत चाहिए, और वो ताकत पूरा मिल नहीं पा रहा है। नीतीश कुमार के 12 सांसद, और नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान के 17 सांसद जो हैं, हमेशा नीतीश कुमार जब भी बात करते हैं तो 17 सांसद की बात करते हैं। इस बीच में आपने देखा भी होगा कि उनके भी 3 सांसदों के बारे में कहा जा रहा है कि वो चल जाएंगे उधर भाजपा की तरफ, इनके भी 10 सांसदों को कहा जा रहा है कि वो चल जाएंगे उधर। यानी कि परिस्थितियां जो बनी हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि बिहार उस जगह पर जरूर खड़ा है जहां नरेंद्र मोदी को मुश्किल में डाल सकता है। अब इस पूरे संख्या बल के आंकड़ों के हिसाब से हम अगर देखें, जिस बात को हमें स्थापित करने आए हैं कि शाह की नई टीम में भारी फेरबदल, तो इस फेरबदल को देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि 543 लोकसभा सीट वाली लोकसभा में 272 का आंकड़ा है। अभी वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी 240 और 53 उसके अन्य सहयोगी हैं, जिसको मिलाकर के 293 है। इसमें 2 लोगों की संख्या जोड़ लीजिए, खास करके 2 लोगों की बड़ी संख्या जोड़िएगा तो इसमें एक 16 है चंद्रबाबू नायडू, जिनकी बात अभी हम कर रहे थे कि उनके राज्य में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी गए हुए थे, और दूसरा नीतीश कुमार जो कि परेशानी का कारण बने हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, क्या उनको अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो 12 सांसद उनके, और उनके साथ चिराग पासवान के 5 सांसद, ये 33 सांसद हैं। इनको अगर घटा देते हैं 293 में तो ये संख्या 260 की हो जाती है और सरकार गिर जाती है, 12 की संख्या कम हो जाती है। लेकिन अब 12 की संख्या में आप
16 जो है उसको फिर से जोड़ दीजिए। अच्छा, इसलिए जोड़ दीजिए कि नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू के साथ जिस तरह का गठबंधन और जिस तरह का गठजोड़ चल रहा है, चंद्रबाबू नायडू इस वर्तमान परिस्थिति में एनडीए छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और वहां पर भाजपा का कोई प्रभाव भी नहीं। सबसे बड़ी बात कि इन्होंने साउथ में एक राज्य में अपनी सरकार बना रखी है, इसलिए ये भी उनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो यानी सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि 240 प्लस 16 यानी 256 ये तो फिक्स हो गए। उसके बाद पवन कल्याण उसमें आ गए, बाकी के दल आ गए, यानी 17 उसमें से खाली घटा दीजिए। जब 17 उसमें से घटा दीजिएगा तो 260 में 17 जब जोड़िएगा और घटाइएगा तो सीधे तौर पे 277 हो जाता है और 277 के आंकड़ा फिर से सरकार बनाने तक होता है। लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भाग जाते हैं, चंद्रबाबू नायडू रहते हैं, तो सरकार बनाने की स्थिति कितनी कमजोर है, मात्र 4-5 सीटें जो है अधिक होती हैं। तो यानी कि चंद्रबाबू नायडू अगर भागना चाहे तो क्या करेंगे? निश्चित तो सरकार गिर जाएगी। डोमिनेट भी कर सकते हैं, मन में कहीं आ गया कि एक दिन हम ही बन जाए तब, ये भी हो सकता है। तो ये सभी चीजों को समाप्त करने के लिए कहीं ना कहीं इनको जुगाड़ करना पड़ेगा ना, बिल्कुल करना पड़ेगा कि वो इतना डोमिनेट नहीं करें। तो ऐसी स्थिति में एक नया जो चीज सामने नजर आया है वो आ रहा है महाराष्ट्र से होकर के, जहां पहले ही खेल हो चुका है जी, महाराष्ट्र से होकर के आ रहा है। और महाराष्ट्र में आपने देखा भी होगा कि 2029 के चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के महाराष्ट्र सहित पूरे देश भर में जो क्षेत्रीय दल है वो अपनी शक्ति मजबूत 2029 से पहले करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में भी कोई चुनाव नहीं होगा तो 2029 में ही होगा। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र की जो 2 पार्टियां हैं वो इस बात को लेकर के भी चिंतित है कि कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रही है तो कब तक उसके साथ सरवाइव करे। मतलब जो उद्धव ठाकरे और एनसीपी है शरद पवार वाली, सुप्रिया सुले। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इधर कुछ घटनाक्रम हुआ है जिसकी चर्चा बहुत जरूरी है। पहली घटनाक्रम कि जो सरकार वहां चल रही है उस सरकार को लेकर के और जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने अपना मन मिजाज बदला है उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें सामने ना आ रही। देवेंद्र फडणवीस से नए साल के शुभकामना देने के लिए अपने पुत्र के साथ गए थे, गुलदस्ता वगैरह लेकर के मिले हैं। यानी कि वहां मिलने के बाद और सामना जो उनका पत्रिका है उसमें लगातार जिस तरह से बड़ाई देवेंद्र फडणवीस की हो रही है, देवेंद्र भाऊ कहा जा रहा है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि रिश्तों को सुधारने की कोशिश की जा रही है। और ये बात एकनाथ शिंदे भी समझ रहे हैं और इसका एक उदाहरण भी इस देश की राजनीति में है। आपको याद होगा कि चिराग पासवान के साथ क्या हुआ था। चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी, तोड़ दी गई थी, सांसद तोड़ लिए गए थे। नीतीश कुमार जब इतनी बार आ सकते हैं जा सकते हैं तो एक बार उद्धव क्यों नहीं आ सकते हैं? उद्धव ठाकरे उसी सब संदर्भ में कहा जा रहा है कि गए थे और उनके बेटा जो हैं उनको स्थापित करने की जरूरत है। हो सकता है कि उनको राज्य में उप मुख्यमंत्री वगैरह बना दिया जाए या फिर जो भी आगे की रणनीति होगी, बदले में उनको क्या मिलेगा। तो ये तो गिव एंड टेक वाली बात है। बिल्कुल, अगर इनके साथ सब कुछ ठीक हो जाता है तो सिंपल सी बात ये होगी कि इनको 9 सांसद का फायदा हो जाएगा और वो 9 सांसद उद्धव ठाकरे के हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि उद्धव ठाकरे की दोनों टीमें जो हैं वो एक हो जाएंगी और जब उद्धव ठाकरे वहां होंगे तो निश्चित रूप से एकनाथ शिंदे को एक कुर्सी नीचे बैठना पड़ेगा। एकनाथ शिंदे भी इस बात को लेकर के अब ह्यूमिलिएट हो रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री थे वो उप मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं, तो क्यों नहीं वहां से छोड़ करके वो केंद्र में चले जाए। ये भी हो सकता है कि राज्यसभा उनको भेज दिया जाए या कोई और रास्ता उनके लिए निकाल लिया जाए। ये संभावना भी बहुत ज्यादा प्रबल है। वो भी अपने पुत्र को कहीं एडजस्ट कर दें, उसके लिए बहुत तैयारी भी कर रहे थे वो। दूसरी तरफ एनसीपी की बात करें तो एनसीपी में 2 गुट है। एक गुट के पास 8 सांसद है जो कि एनडीए से बाहर है। शरद पवार की मैं बात कर रहा हूं, सुप्रिया सुले जिसको लीड कर रहे हैं। दूसरी तरफ अजित पवार है, उनके एकमात्र सांसद हैं, तो उनको कोई वैल्यू ही केंद्र में नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ सांसद कम होने 10 या 12 सांसद हैं, विधायक हैं इनके शरद पवार के, उसके चलते उनको राज्य में वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो हाल फिलहाल में शरद पवार के जन्मदिन के दिन उनके भतीजा और
प्रफुल्ल पटेल, ये दोनों जा करके उनको बधाई भी दिए हैं और बधाई देने के बाद उन्होंने कहा भी है, जानते हैं दोनों मिले और मिल करके बोले एक है तो सेफ है। अच्छा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा था उस नारा को उन्होंने दोहराया भी है और केक पे भी शायद लिखा हुआ था बाबा। हाँ, केक पे भी लिखा हुआ था कि एक है तो सेफ है, यानी कि सीधी तौर पे आप समझिए प्रफुल्ल पटेल भी दोनों के बीच की बहुत मजबूत कड़ी है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि अजीत पवार और शरद पवार के बीच में अगर दोस्ती हो जाती है तो इनके सांसदों की संख्या 10 हो जाएगी। बिल्कुल। और ये एक तरह समझिए कि डोमिनेट करेंगे। अब ये 10 मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, लेकिन 9 और 8 17 ये 17 तो इनके जगह पर वहां कंप्लीट हो जाते हैं, यानी आंकड़ा जो है 293 के 293 हो जाता है। ये भी अगर नहीं होता है, नीतीश कुमार अगर रहते भी हैं, अगर इनके नीतीश कुमार की विदाई नहीं होती है एनडीए से विशेष परिस्थिति में, तो एक नई टीम जो है शाह की तैयार है। उस टीम में शरद पवार भी हैं, यानी कि सुप्रिया सोले की बात कर लीजिए आप, उस टीम में उद्धव ठाकरे हैं, बिल्कुल, उस टीम में एकनाथ शिंदे हैं, ऑलरेडी आपको पता है कि चंद्रबाबू नायडू इस टीम के हिस्सा है, पवन कल्याण ऑलरेडी है, चिराग पासवान की बात करें तो वो कहते हैं कि हम इनके हनुमान हैं, यानी कि घुमा फिरा के जब परिस्थितियां उस लायक नहीं बनेंगी तो अमित शाह का जो चक्र है वो चल चुका है। अगर ये निकलना भी चाहे तो इनको कोई रोकने वाला भी नहीं है, तो बाहर निकल के इनको मिलेगा क्या? इसलिए अब इनके पास कोई रास्ता नहीं रह गया है और ये जो है इसी गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। एनडीए से इनकी विदाई तो लगभग तय है, लेकिन इनके पास कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आ रहा है और अगर विकल्प नजर आ जाता तो ये रुकते नहीं। ऐसी स्थिति में सीधी तौर पे एनडीए की संख्या जो है 293 है, वो 310 तक हो सकती है यदि सभी लोग एकजुट होकर के आ जाए। बिल्कुल, यानी कि जो हम बार बार कह रहे हैं कि एक मजबूत स्थिति पैदा करना चाहते हैं, ये नाराज होंगे तो इनके जगह पर तैयार है उधर रिप्लेसमेंट खोज लिए, उद्धव ठाकरे तैयार हैं। इसके अलावे भी बहुत सारे विकल्प हैं। जब ये नहीं टूटेंगे और 1 साल से ज्यादा सब समय हो जाएगा तो अगले जून में आप देखिएगा, मैंने अगले जून का इसी जून में, जब इस जून में आप देखिएगा तो हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, डीएमके है वगैरह वगैरह वगैरह, उन सब पार्टियों में भी विद्रोह होने की स्थिति पैदा हो रही है। नजर बनाए हुए, यानी सीधी तौर पे 2029 के चुनाव से पहले 2 पार्टी सिस्टम की व्यवस्था लगभग वहां तक पहुंचती जा रही है, जिसमें एक तरफ कांग्रेस खड़ी रहेगी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। आप या तो विलय कर लीजिए या उस दोनों में से किसी एक गठबंधन का हिस्सा बन जाइए। बिल्कुल, इसके अलावा क्षेत्रीय पार्टियों का कोई बहुत बड़ा असर नहीं रह जाएगा, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो एक साथ हो जाएंगे और एक ही मुद्दे भी लगभग एक हो जाएंगे। और ये अमित शाह की तैयारी जो है और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में किसी भी तरह का 2029 तक समस्या नहीं हो, इसके लिए जुगाड़ कर चुके हैं, यानी कि नई टीम उन्होंने बना ली है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपका। तो आज के चर्चा गरम में बस इतना ही। देखिए, बाबा ने एक एक चीज को डिकोड करके बता दिया है कि नीतीश कुमार वाली जो थुन्नी थी, यानी जो कमजोर कड़ी थी सरकार में, जो अनिश्चितताओं का खेल चल रहा था बिहार के वजह से, कहीं ना कहीं मोदी की कुर्सी हिल रही थी, तो उस का जुगाड़ जो है वो कहीं ना कहीं अमित शाह ने कर लिया है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह दही चूड़ा के बाद होगा या फिर नीतीश कुमार कोई और बड़ा एक्शन प्लान लेकर आते हैं। ये लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।